जापानी नाइट लाइफ इस दुनिया से बाहर है। आप एक प्रेमिका किराए पर ले सकते हैं, करोड़पति मेजबान बन सकते हैं या यहां तक कि रोबोट पत्नी भी खरीद सकते हैं। ये जापानी नाइट लाइफ का अंधेरा पक्ष है। जापान में सैकड़ों साल पहले रात के मनोरंजन की अवधारणा पहले से ही आम थी। आप गीशा शब्द से परिचित हो सकते हैं, जिसे 17वीं शताब्दी में दरबारियों को सहायता प्रदान करने के लिए लोकप्रिय किया गया था। गीशा को एक सम्मानजनक व्यापार के रूप में देखा जाता था, आमतौर पर बड़प्पन और समुराई के साथ जुड़ा हुआ है। गीशा शब्द का अर्थ ही कला व्यक्ति है और वे आमतौर पर गाते हैं, नृत्य करें और अपने संरक्षकों के साथ छोटी बातचीत करने के साथ साथ शमीसेन बजाएं। गीशा का उद्देश्य अपने अमीर ग्राहकों को ठाठ का भ्रम देना है। यही कारण है कि वे आमतौर पर फैंसी पारंपरिक किमोनोस में कपड़े पहनते हैं। पारंपरिक किमोनोस में कपड़े की कई परतें लालित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें दरबारी से अलग करती हैं, क्योंकि कपड़ों तक पहुंचना शारीरिक रूप से मुश्किल होता है। सार्वजनिक नैतिकता और आनंद जिलों को बनाए रखने और सामाजिक मूल्य जोड़ने के लिए गीशा बनाए गए थे। गीशा आमतौर पर युवा लड़कियां थीं जिन्हें उनके माता पिता द्वारा कम उम्र में गीशा घरों में मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित, खिलाया और कपड़े पहनाए जाते थे। जब वे उम्र में आ जाएंगे तो वे अपने माता पिता के ऋण को चुकाने के लिए काम करेंगे। आम धारणा के विपरीत, गीशा केवल मनोरंजन और साहचर्य प्रदान करने के लिए है, ग्राहकों के साथ यौन संबंध नहीं। 1920 के दशक में अपने सुनहरे दिनों के दौरान यह माना जाता था कि जापान में लगभग 80,000 गीशा थे। अफसोस की बात है, 20वीं शताब्दी के अंत तक इस संख्या में भारी कमी आई और आज क्योटो और टोक्यो में केवल 10,000 गीशा रहते हैं। गीशा अब लोकप्रिय क्यों नहीं है? इसके कई कारण हैं। पहला यह है कि गीशा घरों में बच्चों को देने की प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और आजकल माता पिता जापान में बेहतर आर्थिक स्थितियों के लिए अपने बच्चों को दूर नहीं देते हैं। अधिक लोग पारंपरिक जापानी कलाओं के बजाय आधुनिक संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे पेशे कम वांछनीय हो जाता है। फिर भी उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है, लेकिन जापानी नाइट लाइफ अभी भी गुलजार है। 2012 से 2019 तक देश ने बार और नाइट क्लबों की बदौलत समृद्ध आर्थिक मूल्य का अनुभव किया, जिनकी कुल आय हर साल 2.3 ट्रिलियन येन से ऊपर जाती है। लेकिन हाल ही में बाजार महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है। संख्या 2021 में केवल 0.72 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। यदि आप अभी भी गीशा को याद करते हैं, तो ये पता चलता है कि जापान अभी तक अपनी परंपरा को छोड़ने में सक्षम नहीं है। गीशा के बजाय जापान में अब मेजबान और परिचारिकाओं के साथ बहुत सारे बार और क्लब हैं, जिन्हें कुछ लोग आधुनिक गीशा कहते हैं। गीशा के समान उनका काम एक कीमत के लिए अपने ग्राहकों का साथ देना और मनोरंजन करना है। जापानी लोग कड़ी मेहनत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि वे अक्सर दिन के अंत का जश्न मनाने के लिए पीते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित इस प्रकार के समारोहों के कारण मेजबान और परिचारिका क्लब और बार फल फूल रहे हैं। यदि आपने पहले कभी मेजबान या परिचारिका बार के बारे में नहीं सुना है, तो यह एक ऐसी जगह है जहां लोग पीने के लिए जाते हैं और सुंदर पुरुषों और महिलाओं से ध्यान के साथ खुद को लाड करते हैं। वो सही है, आधुनिक गीशा सिर्फ महिलाएं नहीं है। डबवर्स द्वारा संचालित दिलचस्प बात यह है कि मेजबान और परिचारिका सलाखों के बीच बहुत सारे अंतर हैं। एक परिचारिका बार में परिचारिका की जिम्मेदारी अपने मेहमानों को बात करने, परोसने और चुलबुली बातचीत में संलग्न होने के दौरान पेय डालकर मनोरंजन करना है। अधिकांश जापानी पुरुष इस समय को अपने काम के विस्तार के रूप में देखते हैं, जहां वे सौदों पर चर्चा कर सकते हैं और अपने व्यापार भागीदारों की सेवा कर सकते हैं। एक मेजबान क्लब में रहते हुए महिला मेहमान आमतौर पर रोमांटिक अनुभव करने के लिए वहां जाती हैं और तारीफों की बौछार होती हैं। यदि ये मेजबान और परिचारिकाएं अपने खेल को सही तरीके से खेलती हैं, तो यह एक बहुत ही आकर्षक अवसर हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेजबान और परिचारिकाओं को इस बात के अनुसार भुगतान किया जाएगा कि वे कितने लोगों की सेवा करते हैं और उनके ग्राहक क्लब में कितना पैसा खर्च करते हैं। एक सफल मेजबान जिसे मेजबानों का राजा कहा जाता है वो रोलैंड है। रोलैंड पुरुष गीशा है और उसने सिर्फ मेजबानी करके भाग्य बनाया है। उनका असली नाम मात्सुया फुयुगा है और वो वर्तमान में 30 साल के हैं। अपने आकर्षक सामाजिक कौशल और अनुशासन के साथ रोलैंड एक मेजबान के रूप में काम करने से सालाना 2.8 मिलियन से अधिक कमाने में कामयाब रहा। रोलैंड प्रलोभन का मास्टर है। वो अपने ग्राहकों को अपने क्लब में शराब और भोजन पर बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करने की कोशिश करता है।
उदाहरण के लिए, अपने जन्मदिन में से एक, रोलैंड अपने संरक्षक को उसके लिए केवल 3 घंटे में 10 मिलियन येन या 142 अमेरिकी डॉलर खर्च करने में कामयाब रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक महान मेजबान अपने ग्राहकों के लिए भावनात्मक लगाव पैदा कर सकता है। डबवर्स द्वारा संचालित। रोलैंड अब टोक्यो में अपने हाई राइज अपार्टमेंट में लग्जरी में रह रहा है। अब उनके पास कई महंगी कारें हैं, जिनमें से एक पोर्श है। लोकप्रिय मेजबान अब शिंजुकू में सबसे प्रसिद्ध मेजबान क्लबों में से एक का प्रबंधन करता है। लेकिन यह उसका एकमात्र व्यवसाय नहीं है। वो एक संग्रहालय, ब्यूटी सैलून, पुरुषों के लिए ब्यूटी लाउंज, सौंदर्य उत्पादों की एक लाइन, एक गैलरी, एक मनोरंजन प्रोडक्शन हाउस और एक रेस्तरां का मालिक भी है। लेकिन यह मेजबान और परिचारिकाओं की दुनिया में सब अच्छा नहीं है। जैसे शिंजुकू में मंच नाम फीनिक्स लूना के साथ एक युवा मेजबान के मामले में, जिसे उसकी प्रेमिका युका ताकेको ने चोट पहुंचाई थी। डबवर्स द्वारा संचालित। लेकिन जल्द ही उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मुश्किल से 3 दिनों के एक साथ रहने के बाद ताकेको ने फीनिक्स लूना पर शारीरिक रूप से हमला किया क्योंकि वो देर से घर आया था और अन्य महिलाओं के साथ तस्वीरों में देखा गया था। उसने लूना को अपने अपार्टमेंट की इमारत के प्रवेश द्वार पर खींच लिया और शांति से सिगरेट पी ली। जब पुलिस ने उसके मकसद के बारे में पूछा तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं उसे बहुत प्यार करता था। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। वो एक ब्रिटिश नागरिक थी जो एक विदेशी के रूप में जापान में परिचारिका में शामिल हुई थी। लूसी की हत्या उसके एक ग्राहक ने 2000 में कर दी थी, जब वो 6 महीने से अधिक समय तक लापता रही थी। मेजबान और परिचारिकाएं केवल वही नहीं हैं जो पीड़ित हैं। कुछ मामलों में उनके ग्राहकों को अंधेरे पक्ष में भी घसीटा जा सकता है। कभी कभी महिला ग्राहक अपने पसंदीदा मेजबानों से जुड़ सकती हैं कि वे उनका समर्थन करने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही इसका मतलब हजारों डॉलर के लिए कर्ज में जाना हो। टोक्यो में एक मेजबान ताकुया अकीबा का मामला लें। डबवर्स द्वारा संचालित। अकीबा ने महिला को वेश्यालय में काम करने के लिए भी मजबूर किया ताकि वह अपने बिलों का भुगतान कर सके। ताकेया ने मांग की कि महिला अवैतनिक भोजन खर्च में 10 मिलियन येन 142,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करे, क्योंकि औरत के पास पैसे नहीं थे। डबवर्स द्वारा संचालित। साथी का एक और रूप जो जापानी नाइट लाइफ में भी आम है, वो है उनकी रेंट ए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सर्विस। जापानी लोग अकेले हो सकते हैं और वास्तविक दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जाने के बजाय। डबवर्स द्वारा संचालित। ये किराए की सेवाएं अब जापान में फल फूल रही हैं क्योंकि लोग खुद को ओवरवर्क करने में इतने व्यस्त हैं कि वे वास्तविक जीवन में जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। एक प्रेमिका को किराए पर लेने की कीमत 2 घंटे के न्यूनतम किराए के लिए प्रति घंटे लगभग 6,000 येन खर्च होती है। इन सेवाओं के साथ पुरुष सुंदर लड़कियों से मिल सकते हैं और उनके साथ डेट पर जा सकते हैं। लेकिन यह एक वयस्क उन्मुख सेवा नहीं है, इसलिए लोग आमतौर पर साहचर्य के लिए इसका उपयोग करते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। आप बात करने के लिए एक दोस्त भी किराए पर ले सकते हैं, या इससे भी अधिक, एक पूरे परिवार को किराए पर लें। फैमिली रोमांस नामक एक कंपनी प्रतिस्थापन रिश्तेदारों को किराए पर देती है। इस सेवा का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग या तो नुकसान का अनुभव करते हैं या अपने स्वयं के परिवारों से अलग हो जाते हैं। टोक्यो के रहने वाले निशिदा ने अपनी पत्नी के निधन के बाद एक बेटी और पत्नी को किराए पर लिया था। वह अपनी पत्नी और बेटी की उम्र और शरीर चुन सकता है, और यह सब प्रति सत्र लगभग 40,000 येन या 370 अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। किराएदार अपनी प्राथमिकताओं से मेल खाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व को भी निर्धारित कर सकता है। निशिदा के मामले में उन्होंने किराए की कंपनी को अपने घर की चाबी भी दी ताकि उनकी किराए की पत्नी और बेटी काम के बाद घर पर उनका अभिवादन कर सकें। लेकिन अगर आप कुछ और स्थायी हैं, तो जापान में एक रोबोट पत्नी भी है। देश अपनी तकनीक में इतना उन्नत है कि यह अकेलेपन को दूर रखने के लिए मानव जीवन रोबोट बना सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण टोक्यो में पुरुषों के लिए एक प्रेमिका रोबोट है। रोबोट 38 सेंटीमीटर लंबा है और कमांड पर किस कर सकता है। एरिका नामक नवीनतम महिला रोबोट संस्करण के साथ तकनीक अधिक उन्नत हो गई है, जो बिल्कुल मनुष्यों की तरह दिखती है और बातचीत कर सकती है। डबवर्स द्वारा संचालित।
उनके क्लब और बार एक सपना सच होने जैसा हो सकता है, जो आपको एक शानदार जीवन शैली और एक अजनबी से कुछ आराम देता है। तुम